अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग बीटा डीके पढ़ेंगे। ठीक है। सो बीटा डीके हमने थोड़ा इससे फेमिलियर हैं कि हमने इससे पहले भी देखा था कि ये क्यों होता है। सो इफ़ यू रिमेंबर वी हैड दिस एन वर्सेस जेड ग्राफ, जिसमें कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इनिशियली स्ट्रेट लाइन में यानी उनका एन वर्सेस जेड जो है वो सेम होता है। उसके बाद हमारा जो कर्व है वो एन की तरफ झुकना शुरू हो जाता है एंड देयर इज़ अ लाइन ऑफ वेरी उसके अंदर क्या था कि हमारे पास सेंटर में बिल्कुल एक डार्क सा एरिया है, उसके अराउंड जो है वो कुछ ऐसा एरिया है जो कि लाइटर ग्रे है, और फिर फर्दर कुछ ऐसा एरिया है जिसमें कि जो न्यूक्लियाई हैं वो बहुत यानी जो हमारे स्टेबिलिटी कर्व है उससे अवे हो जाते हैं। सो हमने देखा कि ये जो न्यूक्लियाई हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी कर्व से बाहर चले जाते हैं, उनमें ज़्यादा या तो उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इंक्रीज़ हो जाते हैं या उनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो वो न्यूक्लियाई जिनमें ऐसा होता है वो या तो इन केस ऑफ मोर न्यूट्रॉन वो सो इस केस में ये बीटा नेगेटिव डिके होता है और यहाँ से बीटा प्लस डिके करके ये वापस स्टेबिलिटी कर्व की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों जो रिएक्शन है यानी बीटा प्लस और बीटा माइनस डिके, इनसे तो हम फेमिलियर हैं और हमें ये भी मालूम है कि ये क्यों होते हैं, ज़ाहिर न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो यहाँ से इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लें। इसको जो है वो 1938 में अच्छा बेसिकली बीटा प्लस और बीटा नेगेटिव डिके जो है वो बहुत पहले से यानी पता थे। इन द अर्ली डेज ऑफ रेडियोएक्टिव डिके जब हमें स्टडी करना शुरू किया तो हमें पता था कि न्यूक्लियस के अंदर से यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं या डिके प्रोसेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल निकलते हैं, जिसको बाद में वेरीफाई भी कर लिया गया था। बिल्कुल ऐसे जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये वेरीफाई किया था कि वो जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो हीलियम का न्यूक्लियस है, उसी तरह ये भी वेरीफाई था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर सॉरी बीटा पार्टिकल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये 1934 में कहता है कि इसने जूलियट क्यूरी ने फर्स्ट ऑब्जर्व द रिलेटेड प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एमिशन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन 2 years आफ्टर दैट। ठीक है। सो दिस थ्री प्रोसेस। अच्छा एक और प्रोसेस है हमारा जिसको हम बीटा डीके के तौर पे मतलब उसको हम बीटा डीके मानते हैं, या वो भी इसीलिए होता है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हैं। ठीक है। सो उस केस में क्या होता है कि आपके पास ये तीसरा प्रोसेस है आपके पास। तो या तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लेगा और पॉजिट्रॉन निकलेगा। जब आपके पास समटाइम ऐसा होता है कि ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के विसिनिटी में बिल्कुल उसके पास वाले जो शेल्स हैं उनके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कैप्चर हो जाता है। यानी आपको पता है ना कि जो आउटर जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ख़ास तौर पे 1s के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मतलब अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी हमारा न्यूक्लियस जो है इनका इनका वेव फंक्शन न्यूक्लियस के साथ ओवरलैप कर सकता है। सो दे कैन be like so like it's easy for the proton to capture an electron from here then to you know do this process. So ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे को compete करते हैं कि प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो और पॉजिट्रॉन इमिट करे, या प्रोटॉन वन एस से या करीबी वाले जो ऑर्बिट्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को ले और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। सो ये दोनों दोनों प्रोसेस सेम ही काम कर रहे हैं, यानी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जबकि ये प्रोसेस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस compete करते हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है। सो हम देखेंगे जहाँ पर ये होना है कि प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना है, वहाँ पे सम टाइम इट इज़ मोर ईजी टू डू दिस प्रोसेस, या हमारा न्यूक्लियस जो है वो या जो डीके प्रोसेस है वो प्रेफर करता है दिस रिएक्शन ओवर दिस रिएक्शन। वी विल सी दैट इन अ बिट। तो ये 3 तरह के रिएक्शन यानी नेगेटिव बीटा डीके, पॉजिटिव बीटा डीके एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर, दीज ऑल आर कैटेगराइज्ड एज बीटा डीकेज। तो ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो बीटा डीके कहलाते हैं, कॉमन नेम एज बीटा डीके। द मोस्ट बेसिक बीटा डीके प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन, दैट इज इन बोथ
beta decay changes both z and n, but a plus a is same, that is z plus n. So मास नंबर a जो है वो चेंज नहीं होता, जाहिर है, क्योंकि अगर z जो है वो प्लस होगा तो उस केस में n माइनस हो जाएगा, सो n जो है वो एक कम हो जाएगा, और अगर z एक कम हो रहा है तो उस केस में n एक प्लस हो जाएगा, जबकि a जो है वो n और प्लस z और n का सम है. Thus, beta decay provides a convenient way for unstable nuclei to slide down the mass parabola curve. So हमने देखा था mass parabola curve को कि हमारे पास जो आइसोबैरिक टाइप की एक कर्व है, एक सिंपल आइसोबार के लिए इस तरह की एक कर्व एग्जिस्ट करती है ना, और ये लाइक स्टेप में नीचे आते हैं, अगर इस तरफ हो तो एक तरह का डिके होता है, इस तरफ हो तो एक तरह का डिके होता है, इस तरफ हो तो दूसरी तरह का डिके होता है, और दे स्लाइड डाउन टू द बॉटम ऑफ द कर्व वेयर द एनर्जी इज़ सबसे कम एनर्जी होती है और वो स्टेबल होता है आइसोबार. तो हमने देखा कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो हैं दे स्लाइड डाउन द मास पैराबोला कर्व टू of constant a isobar से हम कह रहे हैं, and to approach the stable isobar. In contrast with alpha decay process, in understanding beta decay has been achieved an extremely low pace. अच्छा कहता है कि चूँकि अल्फ़ा डिके को की थ्योरी जो है बड़ी जल्दी बन गई और उसको जो है वो अंडरस्टैंडिंग उसकी इतनी मुश्किल नहीं हुई, जो है हमें उसमें मतलब इतनी परेशानी नहीं हुई. हमने गैमा थ्योरी पूरी अल्फ़ा डिके की पढ़ी, बट ये कि बीटा डिके हालांकि ये बड़ा एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें एक कन्फ्यूजन या एक पज़ल जो है वो हमें दिखता है. एंड कहता है जस्ट एज रदरफोर्ड अर्ली एक्सपेरिमेंट शोड दैट अल्फा पार्टिकल to be identical as helium. Other early experiments show that beta particle to have the same electric charge as the charge of to mass ratio of an ordinary electron. We discussed the evidence that against the presence of electron as a nuclear constituent. तो ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, वो उसके अंदर होता तो नहीं है, बट and so we must regard beta decay process as creating an electron from available decay energy. So at the instant of decay, जब आप ये decay हो रहा है तो electron is created during this process. और हम उससे भी तो पता कर सकते हैं ना कि वो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की जितनी छोटी जगह के अंदर पाया नहीं जा सकता, ठीक है. तो ये भी हमें याद है एफएससी से कि सिंस इलेक्ट्रॉन इज़ लाइक उसका वेव फंक्शन और उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम देखें तो इट गोज़ लाइक बियॉन्ड द मास बियॉन्ड द वेलोसिटी ऑफ फोटोन. सो अगर इलेक्ट्रॉन जो है इफ़ इट इज़ टू बी इन अ स्पेस एज टाइनी एज न्यूक्लियस, इट्स वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन the velocity of the photon, which is not possible. So electron cannot stay inside the nucleus, so it's not the constituent of nucleus. So वो न्यूक्लियस से इसलिए नहीं आ रहा कि वो न्यूक्लियस के अंदर पहले से था. यानी ये जो असम्पशन है हमारी, जैसे हमने ये अज्यूम पहले ही किया ना इन केस ऑफ अल्फ़ा डिके, हमने उसकी थ्योरी में ये अज्यूम किया कि अल्फ़ा पार्टिकल is preformed, it pre-exists inside the nucleus and it is trying to come out, ठीक है. अल्फा पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियस की वॉल को स्ट्राइक करता है एंड यानी फिर क्या है कि उसको वो हम वो जो अपना प्रोबेबिलिटी निकाली उसकी कि वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो यहाँ से टनल कर जाएगा. सो ये थ्योरी हम बीटा डिके के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीटा डिके में बीटा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, वो प्री फॉर्म नहीं है, वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा. इट इज़ फॉर्म एट द इंस्टेंट ऑफ द डिके, ठीक है, विद द डिके एनर्जी, जो अवेलेबल डिके एनर्जी है उससे वो एट द इंस्टेंट ऑफ डिके बनता है. This electron is then immediately ejected from the nucleus. This situation contrasts with alpha decay, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि वो पहले से एग्जिस्ट करता है. तो ये हमारे पास अल्फा डिके के प्रोसेस हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं है. इनके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो कि मिसिंग है, न्यूट्रिनो, ठीक है. हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे न्यूट्रिनो है, तो ये न्यूट्रिनो यहाँ पर मिसिंग है. सो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं है, आपने इनको ऐसे नहीं लिखना. दिस प्रोसेस आर नॉट कम्प्लीट. अच्छा कह रहा है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो इन्वॉल्व इन ईच प्रोसेस. द लेटर टू प्रोसेस अकर ओनली फॉर प्रोटॉन्स बाउंड इन न्यूक्लियाई. दे आर एनर्जेटिकली फॉरबिडन फॉर फ्री प्रोटॉन और फॉर प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है. सो ये प्रोसेस जो है वो कहता है ये दोनों प्रोसेस फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए नहीं हो सकते, ये उन्हीं प्रोटॉन के लिए होंगे जो कि न्यूक्लियस का हिस्सा है. एक फ्री प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करके पॉजिट्रॉन नहीं बना सकता, ना ही एक फ्री
प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये दोनों प्रोसेस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए फॉरबिडन है। अच्छा जी, अब हमारा जैसे हमने अल्फ़ा डीके पढ़ा तो हमने देखा कि अल्फ़ा डीके की एनर्जी या क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो उसी तरह हम देखेंगे एनर्जी रिलीजिंग बीटा डीके या एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके। तो द कॉन्टीन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा डीके इलेक्ट्रॉन वाज कंफ्यूजिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि जैसे अल्फ़ा पार्टिकल में हमने देखा ना कि जैसे एक अल्फ़ा डीके होगा तो क्या हो रहा है कि या तो आप किसी एक पेरेंट न्यूक्लियस के डॉटर न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है, इसकी ग्राउंड स्टेट से इसकी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो एक आपके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी अल्फ़ा डीके की आएगी। बट ये कि समटाइम ऐसा भी होता था कि आप ग्राउंड स्टेट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस की किसी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे। इस केस में अल्फ़ा डीके की जो क्यू वैल्यू है, अल्फ़ा पार्टिकल की क्यू वैल्यू जो है वो लेस देन जो उसकी नॉर्मल क्यू वैल्यू है वो होगी। बट इन दीज केसेस ऑल्सो हमने देखा, हमने अभी पिछले टॉपिक में ही जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा कि क्यू वैल्यू हैज़ अ इज़ डिस्क्रीट। आपके पास कुछ पर्टिकुलर क्यू वैल्यूज़ होंगे और ये ऐसा नहीं होगा कि आपके पास हर एक क्यू वैल्यू पॉसिबल है या यानी एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होगा। बट इन केस ऑफ बीटा डीके हमारे पास ऐसा हो रहा था। अब ये हमारा वो पजलिंग टाइप का यानी वो जो पज़ल है बीटा डीके की अंडरस्टैंडिंग में वो भी यहाँ आ जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो वो भी इसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा और आगे जाके हम देखेंगे कि हम यहाँ पे हम न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं और उसके बाद फर्दर हम जब आगे जाएंगे तो हम क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इसी टॉपिक के अंदर आ रहे हैं। सो हम क्या कह रहे हैं कि बीटा डीके जो है उसमें क्या एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है कि एक कॉन्टीन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, ठीक है। एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है या अगर आप एक पर्टिकुलर बीटा एमिशन देखें तो उसमें आपके पास अप टू सर्टन वैल्यू जो कि क्यू वैल्यू है रिएक्शन की उस तक अभी हमारे पास है कॉन्टीन्यूस एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा डीके इन दिस बोरोन 210, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर आप इसका डीके देखें, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस तरफ है और इस तरफ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग दिस एनर्जी, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपके पास एनर्जी ये कुछ इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, कुछ ये भी कर रहे हैं, कुछ ये भी कर रहे हैं, वेरी फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो पोजेस दिस एनर्जी। तो ये ऐसा क्यों है कि एनर्जी में कंटिन्यूस क्यों है हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम के। अगर तो बीटा डीके किसी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहा है तो हमारे पास या तो एक सिंगल एनर्जी होनी चाहिए थी, और अगर यानी ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और अगर एक्साइटेड स्टेट में भी आ रहा है तो हमारे पास कुछ डिस्क्रीट एनर्जी जो है वो दिखनी चाहिए थी। या तो सिंगल एनर्जी होती और या फिर कुछ डिस्क्रीट एनर्जीज होती, हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए था। ये हमारे पास बीटा डीके की मैक्सिमम वैल्यू है या क्यू वैल्यू है, यानी ये मैक्सिमम एनर्जी है जो कि बीटा डीके की इस केस में, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के केस में जो निकलेगी 1.16, आई थिंक ये क्यू वैल्यू लिखी हुई है। सो ये यहाँ पे करके कहीं आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम। और बहुत लाइक आप देख रहे हैं कि वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर कमिंग आउट विद दिस पर्टिकुलर एनर्जी। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी के साथ निकल रहा है तो चूँकि क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, और हम ये क्यू वैल्यू जो है वो क्यू वैल्यू वाला जो अभी टॉपिक आएगा या जो कैलकुलेशन होगी उससे हम निकाल भी सकते हैं कि 1.16 जो क्यू वैल्यू है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है चलेंगे वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इस क्यू वैल्यू से ही निकला है, लेकिन अगर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये 1.16 से तो बहुत कम वैल्यू से निकला है, तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई, ठीक है। ये जो बाकी की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, ये एनर्जी के बारे में हम कंफ्यूज हैं कि कहाँ गई है। तो इस एनर्जी के बारे में पता करने के लिए मतलब ये सारा जो है वो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस हम पढ़ने वाले हैं। The alpha particles are emitted with sharp, well-defined energies equal to the difference in mass energy between initial and final states। ये हमने Q वैल्यू अल्फा पार्टिकल की निकाली भी कि इनिशियली पेरेंट न्यूक्लियस माइनस जो आपके डॉटर न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल की जो मास एनर्जी का डिफरेंस है वो Q वैल्यू है, या उनकी जो काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस है वो Q वैल्यू है, यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो Q वैल्यू है। Or alpha decays connecting the same initial and final states have exactly the same kinetic energy. Beta particles have a continuous energy distribution of energy distribution from 0 up to upper limit वही जो Q value है reaction की, which is equal to the energy difference between initial and final states. If beta
यानी ये जो क्यू वैल्यू है वो बेसिकली एग्जैक्टली वो डिफरेंस है एनर्जी का, बट समटाइम इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे लेस एनर्जी से निकल रहा है, और वो लेस एनर्जी से स्टेप वाइज नहीं कि बल्कि ये कि वो कंटिन्यूसली लेस एनर्जी से निकल रहा है। तो यानी जो मैक्सिमम एनर्जी है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये यहाँ पर ये वैल्यू कोरिस्पॉन्ड करी है एनर्जी के डिफरेंस से, जिस स्टेट से वो आया है और जिस स्टेट में अब है। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है एग्जैक्टली इतना है, बट जब इससे कम एनर्जी के साथ निकल रहा है तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों है। If beta decay were like a alpha decay, a two-body process, we would expect all the beta particle to have unique energies. But virtually all of the emitted particle have smaller energies. For instance, we might expect on the basis of nuclear mass differences that beta particle from the bismuth, ये bismuth था by the way, would be emitted with a kinetic energy of 1.16. So सारे जो है वो इसी एनर्जी से निकलने चाहिए थे, yet we find a continuous distribution from 0 up to this value. An early attempt to account for this missing energy, एक जो hypothesis early stage पर जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी तो पेश किया गया, that said कि जी ये जो बीटा पार्टिकल है वो निकला तो इसी एनर्जी से था, बट क्या हुआ फिर कि इट लॉस्ट सम ऑफ द एनर्जी एज बाय कोलिजन विद द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे वो निकल रहा था मटेरियल से तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन में उसने कुछ एनर्जी लूज़ कर दी। कहता है बट ये भी इस पॉसिबिलिटी को हमने एलिमिनेट कर दिया बाय प्रिसाइज कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी अपने फर्दर इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया होता तो जो मटेरियल था पूरा उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई होती, ठीक है, वो गर्म हुआ होता। इफ़ अ पोर्शन ऑफ एनर्जी वर ट्रांसफर टू द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, अ corresponding rise in temperature should be observed. These experiments showed that shape of the spectrum is characteristic of beta electrons themselves and not as a result of subsequent interaction. तो वो जो यानी पॉसिबिलिटी थी, हमने देखा कि कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट से कि वो जो हमारा मटेरियल था इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज। सो यानी हमने बहुत प्रिसाइजली बहुत स्मॉलर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर के लिए भी देखा, बट दिस अजम्पशन वाज नॉट करेक्ट। तो यानी वो जो एनर्जी कंटिन्यूटी है वो करेक्टरिस्टिक है बीटा डिके की, बीटा इलेक्ट्रॉन्स की इटसेल्फ। टू अकाउंट फॉर दिस एनर्जी रिलीज, अब ये एक अनदर जो थ्योरी है वो पेश की गई जिसको हम न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर पाउली in 1931 proposed that there was emitted in a decay process a second particle, एक और पार्टिकल है जो कि बीटा डिके में साथ में निकलता है, later named by Fermi as the neutrino, ठीक है। सो न्यूट्रिनो का मतलब है आई थिंक लिटल न्यूट्रल वन, इसका इसका जो है बाय इसकी करेक्टरिस्टिक्स से इसका नाम जो है वो न्यूट्रिनो रखा गया, लिटल न्यूट्रल वन। Neutrino carries the missing energy and it is highly penetrating radiation. It is not stopped within the calorimeter, thus accounting for the failure of those experiments to record its energy, ठीक है। तो जो दूसरा पार्टिकल है, एक तो ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है तो हम इसको कहीं पर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे और हम इसकी एनर्जी को भी नहीं देख पा रहे कि कितनी है, बस हम ये कह सकते हैं कि वो जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है यानी अप टू दिस पॉइंट, जब आपका इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से निकलता है तो इस पॉइंट पर सबसे लोवेस्ट एनर्जी जो है वो होती है न्यूट्रिनो की, और इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर निकलता है यानी सबसे लोवेस्ट एनर्जी के साथ तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी न्यूट्रिनो कैरी करते हैं और बीच में एनर्जी शेयर कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इन एनर्जीज के साथ निकलते हैं तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो न्यूट्रिनो कैरी कर रहा होता है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्स न्यूट्रिनो टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार्ज की कंजर्वेशन जो है वो ये इन पर्टिकुलर पार्टिकल से पूरी हो जाती है। सो जो न्यूट्रिनो है इट शुड बी न्यूट्रल। And angular momentum conservation and statistical consideration in the decay process require that neutrino to have like the electron a spin of 1/2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों स्पिन हाफ पार्टिकल हैं, so neutrino is a spin half particle too. Experiment showed that there are in fact two different kind of neutrinos in emitted in beta decay. एक जो है लाइक इलेक्ट्रॉन बीटा डिके यानी बीटा नेगेटिव डिके के केस में ये इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो होता है और बीटा प्लस के केस में ये न्यूट्रिनो होता है। इट इज़ द एंटी न्यूट्रिनो विच इज़ इन बीटा माइनस एंड न्यूट्रिनो इन बीटा प्लस डिके।
In discussing beta decay, the term neutrino is often used to refer both neutrinos and antineutrinos, although it is of course necessary to distinguish between them in writing decay process. तो यानी आपने अब decay process कैसे लिखना है, सो यहाँ पे आप लिखेंगे, सो इस जगह पर आप लिखेंगे एंटी न्यूट्रिनो। सो ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन के साथ जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, और यहाँ पे आप लिखेंगे न्यूट्रिनो। इसी तरह यहाँ पर आप लिखेंगे एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। अब हम देख लेते हैं जी अब हम देखते हैं इनकी एनर्जीज़ को, सो क्यू वैल्यूज़ को। टू डेमॉन्स्ट्रेट बीटा डिके एनर्जेटिक्स वी फर्स्ट कंसिडर द decay of free neutron, so neutron converted into proton, an electron and an antineutrino. As we did in the case of alpha decay, we find q value, and q value is mass of neutron minus, ठीक है, mass of proton, electron and neutron. so ये सारे जो एलिमेंट्स बने हैं, इसका मास और इसके मास का जो डिफरेंस है, ठीक है, mass of this minus the mass of all these, so सबके साथ माइनस आ गया, टाइम सी स्क्वायर. सो दिस इज़ क्यू वैल्यू, ये बाय द डेफिनेशन क्यू वैल्यू इसके बराबर होती है. ऑल्सो अगर हम न्यूट्रॉन को रेस्ट पे कंसिडर कर लें तो क्यू वैल्यू ऑल्सो इक्वल्स टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज थ्री पार्टिकल्स. सही है. फॉर द मोमेंट वी विल इग्नोर द प्रोटॉन रिकॉइल एनर्जी टी पी. सो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत बड़ा है, सो हम उसकी रिकॉइल एनर्जी को इग्नोर कर दें तो जो क्यू वैल्यू है या टोटल काइनेटिक एनर्जी है, इट इज़ शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो. द एंटीन्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन विल शेयर द डिके एनर्जी विच अकाउंट्स फॉर द कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो ये दोनों शेयर करेंगे उसको. द मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन कॉरेस्पॉन्ड टू मिनिमम एनर्जी ऑफ एंटीन्यूट्रिनो एंड वाइस वर्सा. यानी जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी तो न्यूट्रिनो की मिनिमम होगी. अच्छा, बाकी केसेस में जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी तो ज़ाहिर न्यूट्रिनो की भी होगी, और सम टाइम न्यूट्रिनो जो है मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकलेगी. अगर हमें ये अंदाज़ा लगाना हो कि न्यूट्रिनो जो है उसका मास क्या है या उसको, तो हमें मतलब उस पॉइंट को देखना होगा जब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकलेगा. जब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकलेगा तो न्यूट्रिनो के पास उस टाइम मिनिमम एनर्जी होगी ना. उस मिनिमम एनर्जी में यानी हम उस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि इस मिनिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी या उसके मास टाइम सी स्क्वायर के बराबर ही होगी ना. तो अगर हम उससे न्यूट्रिनो का मास का अंदाज़ा लगाना चाहें, सो दिस इज़ जस्ट एन अटेम्प्ट टू डू दैट. तो ये बात समझ आ रही है कि हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी लेंगे. जब वो उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, उस पॉइंट पर जो न्यूट्रिनो है उसके पास कितनी एनर्जी रह जाती है, या वो लोवेस्ट एनर्जी पॉसिबल जो है उससे हम उसका एम सी मास यानी एम वी टाइम सी स्क्वायर करके ना उसकी रेस्ट मास एनर्जी पता करेंगे, और इससे हम उसका मास पता करेंगे. टू मेजर मैक्सिमम एनर्जी. अच्छा, अब कह रहे हैं कि the maximum energy electron correspond to minimum energy of antineutrino, and when the antineutrino have vanishing small energies, that is q is all that of the kinetic energy of electron. so अब इस केस में क्या है कि kinetic energy of neutrino जो है वो vanishingly small होगी. the measured maximum energy of electron is दिस 0. यानी इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो मेजर की गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो इतनी थी. और ये प्लस माइनस ऑफ दिस वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमें बता रही है कि ये हमारी जो मेजरमेंट है, वो जो हमने इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग यूज़ किया उसकी लिमिट है या उसकी अनसर्टेनिटी है. ठीक है, इस हमारी वैल्यू के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी पाई जाती है. यूजिंग द मेजर्ड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मासेस, हम क्यू वैल्यू पता कर सकते हैं इस फार्मूला से 9.1 से, कि आप इसका मास पुट करें इसका, और ठीक है इनके मास के डिफरेंस के साथ, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे एमईवीज में पुट कर दिए. ये चाहिए हमें, और इन सबको ऐड कर दें आप, तो आपके पास एग्जैक्टली ये वैल्यू बन रही है. देखें, तो अब ये वैल्यू बन रही है, और इस वैल्यू में कितना हमारे पास अनसर्टेनिटी थी, ये अनसर्टेनिटी जो कि हमारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की थी. तो कहते हैं कि विद इन द प्रिसीजन ऑफ मेजर्ड मैक्सिमम एनर्जी 13 keV. ठीक है, ये 13 keV. तो हम इतनी स्मॉल एनर्जी, तो हमारा क्या है कि वो हमारी मेजरमेंट की प्रिसीजन है, इतनी स्मॉल वैल्यू. तो हम कहते हैं कि विद इन दिस पर्टिकुलर मतलब इससे स्मॉल भी हम अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी
जो कैपेसिटी है मेजरमेंट की, वो ही उसका सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो ये है प्लस माइनस दिस वैल्यू। तो कहते हैं कि वी रिगार्ड द एंटी न्यूट्रिनो एज मासलेस, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन ही है। तो हम कह रहे हैं कि जो एंटी न्यूट्रिनो है वो फिर मासलेस है। अदर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड मोर स्ट्रिंजेंट अपर लिमिट्स, ठीक है। सो दैट्स फॉर डिस्कशन इन द अदर सेक्शन, जहाँ पे आप मोर रिगरसली जो है वो न्यूट्रिनोज को पढ़ते हैं। एंड फॉर द प्रेजेंट डिस्कशन वी टेक द मासेस ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो टू बी आइडेंटिकली जीरो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई बीटा डीके एज अ 3 बॉडी प्रोसेस, ठीक है। एक और तरीका ये है कि हमें पता किया जा सकता है कि जो बीटा डीके है 2 बॉडी है 3 बॉडी प्रोसेस है, क्या एक और पार्टिकल यहाँ पे निकल रहा है कि नहीं। नहीं, हमें अब यहाँ पे ये तो पता नहीं चला कि वो जो न्यूट्रिनो है वो उसका मास तो नहीं है, तो हम न्यूट्रिनो को किसी भी तरह ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो मैसिव नहीं है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। तो हम एक और तरीका ये कर सकते हैं कि हम देखें कि क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि 2 बॉडी और 3 बॉडी में बड़ा डिफरेंस होता है। अगर 3 बॉडी है तो जाहिर है जो 2 पार्टिकल रह जाएंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर इन न्यूट्रॉन इस केस की बात करें तो ये जो दोनों पार्टिकल रह जाएंगे इनका आपस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होना चाहिए अगर एक तीसरा पार्टिकल भी अंदर है तो। बट दिस रिक्वायर्स मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ रिकॉइलिंग न्यूक्लियस इन कॉन्सिडेंस विद द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों एक साथ मेजर करने पड़ेंगे हमें। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर डिफ़िकल्ट फॉर लो एनर्जी न्यूक्लियस लेस के ई वी वाले न्यूक्लियस के लिए। कहता है कि हमें ये डिफ़िकल्ट है कि हम उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो देखें अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लो such a low energy nucleus is easily scattered, but they have been done in few cases experiments from which it can be deduced that vector sum of linear momenta of electron and recoiling nucleus is consistent with an unabsorbed third particle carrying the missing energy. So यानी हमारे पास ये भी एक प्रूफ आ गया कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो 3 बॉडी है, एक और पार्टिकल है जो मिसिंग एनर्जी मिसिंग मोमेंटम जो है वो कैरी कर रहा है। Whatever its mass might be, the existence of an additional particle absolutely required by the experiment for the momenta of electron and nucleus certainly do not sum to zero. Because a neutrino is massless, it moves with the speed of light and its total relativistic energy EV is the same as the kinetic energy. चूँकि उसकी रेस्ट मास एनर्जी नहीं है तो उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है ये। And we will use EV to represent the neutrino energy. For electron we will use both its energy, rest mass energy and kinetic energy, or decay energies are typically of the order of MeV, thus the non-relativistic approach is not correct, ठीक है। तो हम जो है वो दोनों एनर्जीज यूज़ करेंगे। लेट अस कंसीडर टिपिकल नेगेटिव बीटा डीके प्रोसेस इन द न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं कि जी हर एक तीनों जो प्रोसेस हैं उनमें से हर एक की क्यू वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम पहले प्रोसेस का ये एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, सॉरी पहले प्रोसेस का रिएक्शन ले रहे हैं। सो ये रिएक्शन आपके पास जी XZA और दिस इज इक्वल टू ये है न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, तो Z+1 है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप अगर आपको बुक पे समझ नहीं आ रही होगी तो आपने इसको लिख लेना है कि दिस इज़ प्लस, ठीक है। दिस इज़ N-1, ठीक है। एक न्यूट्रॉन सॉरी कम हो गया है और एक प्रोटॉन बढ़ गया है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला है। सो न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनसेल्फ टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो, ठीक हो गया। तो ये हमारा रिएक्शन है। इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू क्या होगी? मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मास है पेरेंट न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियर मास है डॉटर न्यूक्लियस का, और साथ में ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इनमें से ये दोनों चीज़ें माइनस होंगी ना, ऐसे ही होगा। साथ में आपके पास C², इसका ज़ाहिर मास नहीं है तो इसका मास अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे। सो क्यू वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस। अब कहता है कि न्यूक्लियर मासेस जो हैं इनको हम एटॉमिक मासेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हमने पहले बात भी की थी इस बारे में कि न्यूक्लियर मासेस के मुकाबले में एटॉमिक मासेस जो हैं उनको मेजर करना ज़्यादा आसान है। तो हम अब क्या करेंगे कि हमें पता है कि एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस का मास प्लस मास ऑफ सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास, ठीक है,
माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो न्यूक्लियर मास प्लस, सो ये चूँकि यहाँ पे जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जेड इलेक्ट्रॉन्स का मास, और इसमें से माइनस कर देंगे हम बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये हमें याद है कि ये हमारा एटॉमिक मास होता है। अब न्यूक्लियर मास की जगह हम ये चीज़ें पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस है ना, इसकी जगह पर हम ये चीज़ें पुट कर देते हैं, मास ऑफ एटॉमिक मास माइनस दिस प्लस दिस, सही है। तो यही किया हमने यहाँ पे। सो अब हमारी क्वेश्चन नंबर 9.3 है, ये ऐसे हो जाएगी कि फर्स्ट केस में देखो यहाँ मैं ये पेरेंट है, तो पेरेंट का एटॉमिक मास माइनस उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इस केस में, ठीक है, ये वाला, और माइनस मास ऑफ दी दिस डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, इसके लिए Z+1 था, तो इसमें माइनस Z+1 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। तो ये आ गया, इनकी एनर्जीज भी थी ना यहाँ पे, ये बाइंडिंग एनर्जी, तो वो यहाँ पे आ गई हैं, ये पहले वाले की बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, और ये +1 वाले की बाइंडिंग एनर्जी। ऑल्दो हम इनको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू रखती हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर मास, ये बाइंडिंग एनर्जी जो है बहुत स्मॉल हैं, तो इनको हम इग्नोर कर देंगे। और एक चीज़ रह गई थी, वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जेड टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट, एटॉमिक मास ऑफ डॉटर, और माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे एक माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, माइनस माइनस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ बचा और एक ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जेड जेड और इलेक्ट्रॉन मासेस कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया है एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट माइनस एटॉमिक मास ऑफ डॉटर। तो ये आपके पास आ गई है जी क्यू वैल्यू, विच इज़ सिंपली, सो ये इनको हमने इग्नोर कर दिया, निगलेक्टिंग द डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी। और फिर देखो ये डिफरेंस है, ठीक है, हम इग्नोर ना भी करते, अगर ये ऐड हो रही होती हैं, ये डिफरेंस है, तो हमने इनको इग्नोर कर दिया है। सो क्यू वैल्यू इज सिंपली इन केस ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, द क्यू वैल्यू इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ atomic mass of the parent and daughter nucleus. Clear हो गया? Where the masses are neutral atomic masses, the Q value represents the energy shared by electron and neutrino. So this is, तो अब देखो कितना आसान है कि आपको न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की जो Q वैल्यू है या जो एनर्जी है वो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की Q वैल्यू या उसकी एनर्जी जो है वो उसको मैनुअली मेजर नहीं करना पड़ रहा। यू कैन इनफैक्ट यू कैन, अगर आपने उसको मैनुअली मेजर भी किया है, यू कैन वेरीफाई इट थ्रू दिस रिएक्शन, थ्योरेटिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस है उससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और यही हमने यहाँ पे किया भी है। एंड इट फॉलोज दैट ईच हैज़ इट्स मैक्सिमम व्हेन अदर अप्रोचेस टू ज़ीरो। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इक्वल्स न्यूट्रिनो की मैक्सिमम इक्वल्स क्यू वैल्यू। इन केस ऑफ बिस्मथ टू पोलोनियम, कहता है कि आपके पास क्यू वैल्यू जो है वो बिस्मथ यानी पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास और पोलोनियम का एटॉमिक मास का डिफरेंस ले लिया आपने, ठीक है, ये डिफरेंस ले लिया, और ये C² अकाउंट फॉर 931, ठीक है, मास MeV पर C² पर C, तो ये आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। और यही हमने जब हमने एक्सपेरिमेंट भी किया तो यही हमारे पास मैक्सिमम क्यू वैल्यू थी रिएक्शन की 1.16, तो उसको हमने थ्योरेटिकली जो है वो देख लिया कि इट इज़ in agreement with the value expected from minus beta decay. Actually, this is really not agreement between two independent values. The value is used in this case to determine the mass of polonium with the mass of bismuth determined from that using neutron capture. अच्छा, बाय द वे उसने यहाँ पर यही वाली क्यू वैल्यू को पहले लिया था और उसी से ये मास मेजर किया, तो ज़ाहिर है वो दोबारा उसने पुट किया, तो पोलोनियम का मास मेजर करने के लिए उसने इस वैल्यू को 1.16 को यूज़ किया था, वो मास निकला, उसने दोबारा उस मास को यहाँ पुट किया, तो ये क्यू जो है वो सेम ही आ गया बहरहाल। सो ये था बीटा माइनस डीके के केस में क्यू वैल्यू।
बीटा प्लस डीके के केस में क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सेम हमारा जो है वो तरीक़ेकार होगा कि ये आपके पास रिएक्शन है कि एक्स जेड ए माइनस ये आपका पेरेंट न्यूक्लियस है। अब इस केस में क्या है कि प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है, तो एन प्लस हो जाएगा और जेड जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक पॉजिट्रॉन आ जाएगा और ये आ गया। अब इस केस में आपके पास ये क्यू वैल्यू आनी चाहिए। सो इसको हम ज़रा देख लेते हैं। सो ये मैंने उसको सॉल्व किया था। अगर आप देखें तो ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अब हम क्यू वैल्यू इसकी क्या है, मास, द न्यूक्लियर मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मास हो गया, ये डॉटर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मास हो गया और ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्यू वैल्यू है। इसके अंदर एटॉमिक मासेस पुट करने हैं अब हमने। तो एटॉमिक मासेस के लिए पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास माइनस इसके जेड इलेक्ट्रॉन है तो जेड इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह डॉटर न्यूक्लियस में जेड माइनस वन है, सही है। तो मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस माइनस दिस इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड माइनस वन, और उसके बाद आपके पास ये था माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये आपके पास माइनस है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास z माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस माइनस प्लस जेड टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये और ये z वाली पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आपके पास माइनस है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है। सो माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास आ रहा है जो हमारा बुक है उसमें, एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट, एटॉमिक मास ऑफ डॉटर माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स सी स्क्वायर। तो अभी इस उसमें क्या था, सिंपली द डिफरेंस ऑफ पेरेंट एंड डॉटर एटॉमिक मासेस, यहाँ पे उनके डिफरेंस के साथ ही उसमें से कुछ और भी चीज़ माइनस हो रही है, दैट इज़ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नोटिस दैट इलेक्ट्रॉन masses डू नॉट कैंसिल इन दिस केस, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, जो तीसरा हमारा प्रोसेस था उसमें क्या है कि पेरेंट न्यूक्लियस वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा, आपके प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना है ना, तो यहाँ पे अगेन z माइनस वन है और n प्लस वन है, प्लस न्यूट्रिनो। तो इसको देख लेते हैं। सो क्यू वैल्यू क्या होगी, ये आपका मास ऑफ द न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस, उसका प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे था, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे इसमें से डॉटर न्यूक्लियस का डॉटर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मास टाइम सी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास माइनस जेड टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया। इसी तरह इसका लिखेंगे माइनस एटॉमिक मास ऑफ दिस माइनस जेड माइनस वन टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये और ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वाला भी आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और अगेन आपका जो क्यू वैल्यू है वो एटॉमिक मासेस का डिफरेंस जो है वो ही रहेगी। तो यहाँ पे देखें कि जो क्यू वैल्यू है इन केस थर्ड केस, it is the difference of atomic masses. अच्छा, ये कह रहा है कि the for the calculation of Q value must take into account that atomic the atom X dash, which is daughter nucleus, is an atomic excited state immediately after the capture, ठीक है। सो न्यूक्लियस जो है जैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, दैट इज़ इफ़ द कैप्चर टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर शेल, द के शेल फॉर इंस्टेंस, द इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इन दैट शेल रिजल्ट्स, ठीक है। सो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ जाएगी। अच्छा, अभी एटम की बात हो रही है, ठीक है। एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लोएस्ट ऑर्बिट से गायब हो गया है, वो कैप्चर हो गया है, तो वहाँ पे एक वैकेंसी आ गई। द वैकेंसी इज़ quickly filled as electron from higher shells make downward transition and emit characteristic X-rays,
ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज इमिट होंगी, वेदर वन एक्सरे इज इमिटेड और सेवरल, द टोटल एक्सरे एनर्जी इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो जाहिर है कि वो जो भी जिस इलेक्ट्रॉन से जिस लेवल में ट्रांजिशन हो रही है वहाँ की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके बराबर की एक्सरेज आपके पास आ जाएंगी। दस एटॉमिक मास एक्स डैश का इमीडिएटली आफ्टर द डिके इज ग्रेटर देन द मास ऑफ एक्स डैश इन इट्स in atomic ground state by Bn, which is the binding energy of n shell electron until the x-rays are emitted। ठीक है। तो ये हम जो है वो Q वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। The positive beta decay and electron capture both lead from initial nucleus to the final nucleus। thus ठीक है, सेम न्यूक्लियस जो है वो आता है आपके पास दोनों डिकेज में, बट नोट दैट बोथ may not always be energetically possible। Q must be positive for any decay process। ठीक है। एनर्जी जो है वो कैरी होनी चाहिए बाय बीटा पार्टिकल। Nuclei for which beta negative decay is energetically possible may also undergo electron capture, but the reverse is not true। कि जिनके लिए बीटा नेगेटिव जो है वो भी पॉसिबल है, यानी जिनके पास आप यूँ समझ लें कि जिनके पास लेस एनर्जी है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर से ही प्रोसीड करेंगे वो, बट द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ पॉसिबल टू हैव Q greater than 0 for electron capture while Q less than 0 for beta decay। क्योंकि बीटा प्लस डिके के में आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, जैसे ये मतलब ये जो, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक मैसेज का डिफरेंस है उसमें से फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी जो है वो निकल रही है। यहाँ पे जो भी डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मैसेज है वो इज़ एनर्जी कैरिड बाय बीटा पार्टिकल। तो जो आपका कहता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर है वो एसेंशली उसके लिए पॉसिबल है कि वो Q जो है वो ग्रेटर देन 0 के साथ एमिट हो, पॉजिटिव Q वैल्यू हो, जबकि बीटा नेगेटिव डिके जो है वो उसके लिए Q वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। सो यानी ऐसे रिएक्शन जिसके लिए Q वैल्यू नेगेटिव हो सकती है दे विल मोस्ट लाइकली प्रोसीड विद इलेक्ट्रॉन कैप्चर देन बीटा नेगेटिव डिके। सो सॉरी नॉट बीटा नेगेटिव, बीटा प्लस डिके। तो कहते हैं एटॉमिक मास डिफरेंस जो है वो मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू दिस वैल्यू, जो कि इनका डिफरेंस है। एटलीस्ट एटॉमिक मास का डिफरेंस जो है वो इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए फॉर Q टू बी पॉजिटिव, अदरवाइज Q नेगेटिव हो जाएगी। इन पॉजिट्रॉन डिके दिस equations show that there is continuous energy distribution of neutrino energies up to QB value। ठीक है। in electron capture however two body final states result in unique values of recoil energy, neglecting the recoil in non energetic mono energetic neutrino with Q value is emitted। so बहरहाल आप इतना जो है वो बेसिकली ये जो आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर है इसके अंदर न्यूट्रिनो यूनिक एनर्जी के साथ एमिट होता है, जबकि बीटा प्लस डिके में दोनों एनर्जीज जो हैं वो शेयर्ड हैं, कंटिन्यूसली शेयर्ड हैं। फर्दर ये कि ये सारे डिके जो है वो ग्राउंड टू ग्राउंड स्टेट्स के लिए हैं। अगर डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो Q वैल्यू मस्ट बी अकॉर्डिंगली डिक्रीज्ड। ठीक है। Q वैल्यू इज़ ग्राउंड स्टेट माइनस वट एवर एक्साइटेड स्टेट जिसमें न्यूक्लियर को हमने लेफ्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम दिस इज़ फॉर टुडे।